Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to your own channel Nursing Scoop. So आज हम स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन एंड द टॉपिक इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर. सो आज इसका फर्स्ट एपिसोड रहेगा और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करा करो विद इन योर सर्कल. ठीक है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और जैसे भी आप कर सकते हो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करा करो. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो डू सब्सक्राइब द चैनल सो डैट यू कैन रिसीव ऑल अपकमिंग नोटिफिकेशंस. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाइपोलर डिसऑर्डर पे. सो व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट फॉर अ बाइपोलर डिसऑर्डर अ नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इन मेंटल स्टेटस एग्जाम टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ अ बाइपोलर डिसऑर्डर. सो आपको पता ही होगा जब भी पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम एक एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं जिसका नेम है MSE मीन्स मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. सो अगर आपको बाइपोलर का पेशेंट लगता है तो स्पेसिफिकली आप कौन सा कंपोनेंट इनमें से चेक करोगे. ऑप्शंस आर गेट, मूड, इमोशनल डेवलपमेंटल लेवल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस. सो अगर आपने मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पढ़ा है तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम उसमें चेक करते हैं like disturbances in psychomotor activity, disturbances in mood and affect, disturbances in perception, disturbances in higher cognitive functioning. इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा डैट विल बी द डिस्टर्बेंसेज इन मूड एंड इफेक्ट. ठीक है, अब वो चेक करोगे इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. बाकी जो गेट है, इमोशनल डेवलपमेंटल लेवल है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम चेक नहीं करते हैं. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डैट इज मूड. अगर आपको मूड एंड इफेक्ट का डिफरेंस अच्छे से क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मूड एंड इफेक्ट, AFFECT. इसके साथ हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द मेंटल हेल्थ यूनिट विद द डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, नर्स डेवलप अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विच इंक्लूड्स विच इंटरवेंशन. डिप्रेशन के पेशेंट को एडमिट करा है, कौन से इंटरवेंशन नर्स इंक्लूड करेगी इन प्लान ऑफ केयर. ऑप्शन ए इज एनकरेजिंग द क्वाइट रीडिंग एंड राइटिंग फॉर फर्स्ट फ्यू डेज. रीडिंग एंड राइटिंग फॉर फर्स्ट फ्यू डेज. दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसको डिफिकल्टी होगी इन कंसंट्रेटिंग. ठीक है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा ऑन दीज थिंग्स. ये तो आप नहीं करोगे इन फर्स्ट फ्यू डेज. नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिजिकल एक्टिविटीज दैट विल प्रोवाइड द एक्सरसाइजेस. देखो, अगर आपको डिप्रेशन अच्छे से इसके सिम्टम्स पता है तो इसमें जो पेशेंट होता है वो जल्दी फटीग फील करता है, वो वीकनेस फील करता है. ठीक है, उस वजह से आप स्टार्टिंग में फिजिकल एक्टिविटीज़ पे एम्फेसाइज नहीं करोगे, नहीं तो पेशेंट को फिर सारा दिन थकान लगेगी. ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी फिर रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन इज इग्नोर द क्लाइंट अंटिल क्लाइंट आस्क टू पार्टिसिपेट इन मेल्यू. इग्नोर नहीं करना होता है डिप्रेशन वाले पेशेंट को, आपने ज़्यादा इन्वॉल्व करना है इन वेरियस एक्टिविटीज़. ओके, ये ऑप्शन भी गलत हो गया. नेक्स्ट इज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ इन विच द पेशेंट कैन पार्टिसिपेट. यस, दिस ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट. आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ एक्टिविटीज़ बनाना होता है जो पेशेंट पूरे दिन में परफॉर्म करेगा. ऑप्शन डी इज़ वेरी करेक्ट हियर. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NCLEX एग्जाम और अदर एग्जाम्स लाइक NORCET एंड ऑल. ठीक है, इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर अ क्लाइंट विद मेजर डिप्रेशन. ठीक है, मेजर डिप्रेशन का पेशेंट है. The priority nursing intervention is to assess the client for options are response to the medication administration, current mood and activity level, appetite and weight. Then option D is risk of suicide. आपको इन सभी के लिए असेस करना होता है, पर यहाँ पे पूछा है कि प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सी होगी फॉर द पेशेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर. अगर पेशेंट को मेजर डिप्रेशन है तो उस पेशेंट में फीलिंग्स होंगी वर्थलेसनेस की, होपलेसनेस की एंड हेल्पलेसनेस की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नर्स हैज़ प्रोवाइडेड द होम केयर इंस्ट्रक्शंस टू अ क्लाइंट हु इज टेकिंग लिथियम. लिथियम कौन सी ड्रग है? इट इज़ द काइंड ऑफ मूड स्टेबलाइजर जिसको हम देते हैं इन केस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एंड मेनिया. नेक्स्ट इज विच क्लाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द प्रिस्क्राइब्ड रेजिम. ऑप्शंस आर आई विल स्ट्रिक्ट माई वाटर इनटेक. ये तो ऑप्शन गलत हो गया, पेशेंट को वाटर इनटेक ज़्यादा रखनी है, कम नहीं करनी. नेक्स्ट इज आई विल मेक श्योर दैट माई डाइट कंटेन्स सॉल्ट.
यस, सो सोडियम का इनटेक बहुत ज़रूरी हो जाता है जब पेशेंट लिथियम थेरेपी पे होता है, बिकॉज जो लिथियम होता है जो बॉडी में जाके अपना जो सोडियम है उसको एक्सक्रीट करता है, ठीक है, बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर आर द बेस्ट फ्रेंड्स. सो अगर इन दोनों की एक्सक्रीशन हो गई, सो देन देयर विल बी द रिस्क ऑफ लिथियम टॉक्सिसिटी. सो उसको हमने प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वाटर इनटेक इंक्रीज करनी है और जो सॉल्ट इनटेक है वो भी नॉर्मल रखनी है, सोडियम इनटेक पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आई विल कीप माई मेडिकेशन इन अ रेफ्रिजरेटर. सो ऐसा नहीं है, जो मेडिसिन होती है उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हो. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज I will be careful to avoid eating foods high in potassium. So this option is again wrong. Potassium intake भी normal रहना चाहिए. So इसके साथ जो correct option हो गया यहाँ पे that is option B. जो सोडियम का intake है that should be normal. सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन स्टेटमेंट, बट इसको अच्छे से पढ़ना है, आंसर बहुत इजी है इसका. अ नर्स इज मेकिंग ए पोस्ट ऑपरेटिव होम विजिट टू अ 55-year-old मेल क्लाइंट. So during his pre-surgical physical assessment, the client was diagnosed with type 2 diabetes mellitus. और उसने क्या रिपोर्ट करा, उसको इंसोम्निया है, ठीक है, अच्छे से नींद नहीं आ रही, पुअर एपिटाइट है एंड थोड़ा सा एग्रेशन भी है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब 3 weeks prior. So at this time, the nurse perform a follow-up assessment by asking the questions to detect which possible mood disorder. ठीक है, सो अभी 3 हफ्ते पहले ही उसकी जॉब चली गई है, ठीक है, और पेशेंट को इंसोम्निया है, उसको नींद नहीं आ रही, ठीक है, पुअर एपिटाइट है और थोड़ा सा उसको अग्रेशन भी है. सो इनमें से क्या डायग्नोस हो सकता है, पॉसिबल मूड डिसऑर्डर डायग्नोसिस? तो ऑप्शन ए इज हाइपोमेनिया. सो हाइपोमेनिया में तो मूड एलिवेटेड सा होता है, ठीक है, इंक्रीज सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इंक्रीज सेल्फ एस्टीम होता है. सो हाइपोमेनिया तो बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया. सो नेक्स्ट ऑप्शन है साइक्लोथाइमिया. सो देखो साइक्लोथाइमिया नेम से ही क्लियर है, साइक्लो मीन साइकिल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक बार डिप्रेशन का साइकिल आ रहा है, सेकंड टाइम मेनिया, ठीक है, फिर डिप्रेशन फिर मेनिया, ऐसे आ रहे हैं साइकिल्स. बट ये जो साइकिल हैं ये इतने सीवियर नहीं है, ठीक है, जो मेनिया होगा उसमें थोड़ा हाइपोमेनिया रहेगा और डिप्रेशन में ज़्यादा सीवियर वाला डिप्रेशन नहीं होगा. सो डैट इज साइक्लोथाइमिया. और जो साइक्लोथाइमिया होता है जो थोड़ा परसिस्टेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर होता है, एटलीस्ट इसकी 2 साल तक की हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, कि साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं हाइपोमेनिया एंड डिप्रेशन के. अगर 2 साल तक हो रहा है देन आप साइक्लोथाइमिया का डायग्नोस बना सकते हो, बट यहाँ पे हिस्ट्री बहुत थोड़े टाइम की है पीछे की, ठीक है. सो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. देन है डिस्थाइमिया. सो डिस्थाइमिया क्या है, इट इज़ अगेन अ परसिस्टेंट डिसऑर्डर है जो लंबे टाइम से चल रहा है. सो अगर मेजर जो डिप्रेशन है वो 2 साल से ऊपर की उसकी हिस्ट्री है देन डैट इज़ द डिस्थाइमिया. सो इस पेशेंट की हिस्ट्री तो रिसेंट है एंड डिस्थाइमिया होता है अगर डिप्रेशन 2 या उससे ज़्यादा ईयर से ऊपर हो. सो नेक्स्ट बचा कौन सा ऑप्शन, मेजर डिप्रेशन, ठीक है, और पेशेंट को मेजर डिप्रेशन हो सकता है जो पॉसिबल डायग्नोज यहाँ पे बन रहा है, बिकॉज उसको नींद नहीं आ रही, ठीक है, वो अच्छे से खा पी नहीं रहा, उसको अग्रेशन भी आ रहा है, सैडनेस भी है, एंड यहाँ पे स्ट्रेसर क्या है, एक तो उसकी अभी रिसेंट सर्जरी हुई है और सेकेंड उसकी जॉब चली गई है, ठीक है. सो पॉसिबल ऑप्शन इज डी. सो इसके साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A nurse is evaluating a client diagnosed with a bipolar disorder in home environment following discharge 2 weeks ago. ठीक है, उसका डिस्चार्ज हुआ 2 हफ्ते पहले और नर्स अभी उसको फॉलो अप करने के लिए गई है. A nurse assess the client for which normal expected behavior at this time. So first is euphoric and talkative presentation with nurse. तो देखो यूफोरिया एंड जो टॉक्टिव प्रेजेंटेशन है ये किसको डिपिक्ट कर रहा है, हाइपोमेनिया और मेनिया को. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सो नेक्स्ट इज ग्रेगोरियस इंटरेक्शंस विद सिग्निफिकेंट अदर्स. सो दिस ऑप्शन अगेन रिप्रेजेंट द मेनिया एंड हाइपोमेनिया, ये नॉर्मल तो नहीं है. So next is quiet and evasive presentation. So this represents the sadness. So this option is again wrong. Then option D is calm and focused exchange of self-care information with nurse. So this is the expected normal behavior. ठीक है, so option D is very correct. So इसके साथ हम देखते हैं next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोथाइमिया के ऊपर. सो नर्स इज प्लानिंग अ केयर ऑफ अ क्लाइंट विद साइक्लोथाइमिया. करंटली द क्लाइंट हैज़ अ हाइपोमेनिक
mood episode. So which of the following nursing intervention would be the priority when caring for this client? So साइक्लोथाइमिया का पेशेंट है. साइक्लोथाइमिया मैंने अभी आपको बताया कि परसिस्टेंट डिसऑर्डर है जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, और पेशेंट बाइपोलर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाता बिकॉज उसमें सीवियर मेनिया नहीं होता है. सो जब सीवियर मेनिया नहीं होता है सो तब हम उसको बाइपोलर नहीं, हम उसको बोलते हैं साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर. ठीक है. सो अभी आपने फाइंड आउट करना है जब पेशेंट हाइपोमेनिक एपिसोड के साथ आ रहा है तब आपकी प्रायोरिटी क्या बनती है इनमें से. So option A is set the limits on client if the client is getting into personal space of others. So hypomania का पेशेंट है, उसमें सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, यूफोरिया होगा, ग्रैंडियोसिटी होगी, और वो दूसरों की पर्सनल स्पेस में जाएगा ही जाएगा बिकॉज क्या है, उसका नेचर अभी थोड़ा हाइपर है. सो उस टाइम पे आपको लिमिट सेट करनी होगी पेशेंट के बिहेवियर के ऊपर, एंड यू हैव टू टेल द पेशेंट व्हाट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम पेशेंट साइड. ठीक है. ऐसा नहीं कि वो जो भी कर रहा है, जो भी बोल रहा है, आप सारा उसको एक्सेप्ट करते जाओ. सो ऑप्शन बी इज इंक्रीज द स्टिमुलाई इन द एनवायरमेंट टू प्रिवेंट द क्लाइंट फ्रॉम बिकमिंग डिप्रेस्ड. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज क्लाइंट इज ऑलरेडी इन हाइपोमेनिक एपिसोड. सो अगर आप एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इंक्रीज करोगे तो हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. So next is option C. Ask the client about issues related to self-esteem. So self-esteem पेशेंट का देखने में ज़्यादा लगता है बट वो कवर अप होता है डिसऑर्डर में. So इस चीज़ में भी आपको काम करना है बट दिस इज नॉट अ priority at this time. So next is encourage the client to decrease the physical activity. This option is correct but here the most important priority is to set the limits on a client. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए भी ठीक है, ठीक है, एंड ऑप्शन सी भी ठीक है, ऑप्शन डी भी ठीक है, बट इसमें पूछा है कि प्रायोरिटी कौन सी है. सो प्रायोरिटी जो होगी दैट इज ऑप्शन ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द एडमिशन इंटरव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड नर्स रिपोर्ट एज द इंडिकेटिव ऑफ हाइपोमेनिया. Select all that apply. So option A is decreased delusion of grandeur. So delusion of grandiosity is present in hypomania and mania. So this option is wrong. So next is decreased self-esteem. So self-esteem patient का ज़्यादा दिखता है in case of hypomania. So next is pressure of speech. Yes. So hypomania and mania में pressure of speech होता है. So next option is pressure of speech. Pressure of speech is seen in case of mania and hypomania. So due to this flight of ideas भी होता है mania and hypomania में. So next is talkativeness. Yes. So patient का self esteem, self confidence ज़्यादा होता है hypomania and mania में. So talkativeness भी ज़्यादा होएगी, उसका friendly and outgoing nature होएगा. So next is decreased motivation. So this is again a feature of depression, not mania. So next is flight of ideas. अभी मैंने आपको बताया pressure of speech होता है, talkativeness होती है, and उस वजह से flight of ideas भी होता है. Patient shift करता है from one topic to another बहुत easily due to the pressure of speech. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो गए. फिर हाइपोमेनिया को कौन कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्रेशर ऑफ स्पीच होगा, टॉकटिवनेस होगी, एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चन. सो आज हमने बाइपोलर डिसऑर्डर्स के कुछ क्वेश्चंस कवर करे, रेस्ट ऑफ हम कल देखेंगे क्वेश्चंस को. सो अगर आप डेली कुछ सीख रहे हो इन वीडियोस से तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में शेयर करा करो, और मेरी सपोर्ट के लिए, चैनल की सपोर्ट के लिए आप सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड वीडियोस को लाइक करा करो, एंड कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर प्रोवाइड करा करो. सो मिलूंगी कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.